Oh, तो वॉल्यूम स्पीकर पे कैसे करूँ?
Good morning, all. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. Okay, you can unmute your mics. So, a very good morning to all of you and namaste. Sunit Bhai, can you hear me? Sunit Bhai, can you hear me? आवाज आ रही? Sunit Bhai? आवाज आ रही है। Dr. Amol, good morning. Good morning, sir. We can have your video on. And you have your brother with you. Second Amol Agarwal is seen. No. It is as the second device. I will just take it out. Okay, no problem. So, March is the colorectal cancer awareness month. So we thought that we should have some talk on this. We'll talk in English and Hindi primarily because हमारे और भी audience होंगे जो शायद गुजराती नहीं समझेंगे. सुनीत भाई, आपका ऑडियो शुरू हो रहा है. कुछ नहीं यार. सुनीत भाई, आपका ऑडियो नहीं आया. ये अभी हमारे हाँ ये इसको रोको शेयर. टोटल लेना ना वो पूरा जाए टाइम सेवन इवेंट पर्सन तो आई जस्ट इवेंट नेक्स्ट हम ओपन करेंगे वो लाइव ना करो ना. हाँ ये कर दो वो लाइव काम कर दो. ये बजे आप बाहर फेंके दे दो ठीक है. यहाँ बाहर फेंके दे दो ठीक है. હવે જુઓ સર. हेलो. Zoom का. આપણે જૂમ मीटिंग में जाओ. Okay. We were trying to get the live streaming on Facebook, which took some time. Sunit Bhai, good morning. Sunit Bhai. Sunit Bhai, good morning.
सुनीत भाई ने फोन करो. Meanwhile, we'll start some talks. डॉक्टर अमोल, आप अपना एक शॉर्ट परिचय दे देंगे पहले, so that people know. I'm Dr. Amol Agarwal. मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, स्टर्लिंग हॉस्पिटल साथ एसोसिएटेड हूँ. और ख़ास मैं इस बार इस सेशन में इसलिए ज्वाइन हुआ हूँ कि my father has suffered from colon cancer under treatment of Dr. Somesh Chandra sir. Unfortunately, due to other medical issues, we lost him on 7th February. We'll go through that. Yeah. Dr. Amol, you are a super specialist, and your father was also a very senior physician. जी. With a long lineage of students under him. So, how did the diagnosis? How was the diagnosis made? Was he symptomatic, or what was his age at that time? He was around 76. Okay. He had other medical problems also, but this gut problem started around 2 years back. Means इनको कभी constipation रहता था, कभी डायरिया हो जाता था, और 2 बार इनका हीमोग्लोबिन कम हुआ था. ऑब्वियस कहीं से ब्लीडिंग नहीं था, पर उनका हीमोग्लोबिन 12-13 ग्राम हमेशा रहता था, वो घट के 9 ग्राम हो गया था. So इन्वेस्टिगेट किया, इट वाज प्रीडोमिनेंटली कमिंग एज एन आयरन डेफिशिएंसी पिक्चर. तो हमने आयरन दिया था. 2 बार उनको कन्विंस भी किया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ले भी गए, बट वो कन्विंस नहीं हुए एंडोस्कोपी के लिए. सो बेसिकली हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ, और जब इनको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ऑल्टरनेट सिग्निफिकेंट होने लगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, देन ही गॉट कन्विंस फॉर एन एंडोस्कोपी. Right. So these, I think you brought out very important points. See, what for a layman to understand, कि कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसका मेन फंक्शन है वाटर अब्सॉर्ब करना, एंड बेसिकली इट इज व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज जस्ट स्टूल. सो एनी चेंज इन the bowel habits is an important part of the symptomatology, जो symptoms होते हैं कोलोन कैंसर के. और दूसरी आपने बात बताई कि उनको अनीमिया हुआ था. So that is वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ब्लड लॉस होता है ट्यूमर में से, और वो होता रहता है, और उसके कारण अनीमिया होता है. इनफैक्ट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा. एक हमारे दूसरे कलीग, हाउ वी गेट मिसगाइडेड और सिम्टम्स नहीं आते हैं. सो ऐसा हुआ कि he developed some chest pain. So this is related to your specialty. उनको chest pain हुआ, और फिर वो he was worked up and he was found कि उनको cardiac issue. सुनीत भाई, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए. फिर उनकी एंजियोग्राफी हुई, और उसमें he had some addictions. तो उनके कोरोनरीज कुछ ब्लॉक हुए. सुनीत भाई, आपनो माइक अनम्यूट कर जो माइक्रोफोन. तो તમે કહી શકશો. Thank you. और so he had chest pain, then he was worked up. फिर उनकी कार्डियक एंजियोग्राफी हुई और स्टेंटिंग हो गया, और स्टेंटिंग होने के बाद उनको एंटीप्लेटलेट्स, ब्लड थिनर्स शुरू किए गए. जब ब्लड थिनर्स शुरू किए गए, तब उनको स्टूल में ब्लड दिखा. तो व्हाट हैड हैपेंड कि पहले जो ब्लीडिंग हो रहा था स्टूल में, वो अनसीन था, जो ऑकल्ट ब्लड कहते हैं, और वो निकलता गया. उनको अनीमिया हो गई,
और अनीमिया के कारण अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम था, पर ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा और के कारण उनको would you do you often sometimes get this kind of a pattern, Dr. Amol? Okay, it manifests as iron deficiency anemia और उसके सिम्टम्स होते हैं, कोई ब्रेथलेस हो जाते हैं, किसी को पैरों में सूजन हो जाती है और फिर जब when we work backwards इसकी वापस से हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि जो मेन कारण है वो कुछ और है। Yeah, we get such type of patients, and especially above 50, any patient who is having these type of cardiac symptoms associated with anemia, क्योंकि हमारी cardiac medicines are all blood thinners, and we need to work up for anemia by other either we should have an obvious malignancy, especially colorectal malignancies, in an earlier stage while working up for anemia. And when we give blood thinner, as you rightly said, the patients start having bleeding per rectum. And that is the ticking point where patients are then also become inclined to get their workup done once they have obvious bleeding and or the hemoglobin is going down. Secondly, hemoglobin goes down, it puts more load on the heart. So the symptoms, if already their patient has mild symptom, he will worsen into moderate to severe symptoms. So anemia is a very important factor which needs to be diagnosed and worked up thoroughly before we proceed to any cardiology procedure like angiography or angioplasty. Right, इस पर मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। इनके सिम्टम्स से हम कैसे मिसगाइड होते हैं और किस तरह के सिम्टम्स अलग-अलग किस्म के कैंसर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा ग्राफिक आपको आपके लिए बनाया है। आप देखेंगे इसमें कि जो कोलोन है, ये पूरा कोलोन है एक्चुअली रिसेक्टेड। दिस इज एक्चुअल स्पेसिमेन। किसी एक पेशेंट का हमने सारा पूरी बढ़िया, दिस इज रेक्टम। रेक्टम मींस स्ट्रेट, सो दिस इज रेक्टम एंड दिस इज कोलोन। दिस इज कॉल्ड, सो दिस इज राइट कोलोन, दिस इज लेफ्ट कोलोन। यहाँ ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं उसको दिखाया है कि राइट कोलोन इज वाइडर देन द लेफ्ट कोलोन एंड सिम्टम्स काफी कुछ डिपेंड करते हैं CCC पर। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ द व्हिच पार्ट ऑफ द कोलोन द डिजीज इज और किस तरह का कैंसर वहां पर होता है और वहां पर स्टूल कैसा होता है। तो राइट कोलोन इज वाइडर, लेफ्ट कोलोन इज नैरोअर। ये सकरा होता है और ये ज्यादा चौड़ा होता है। यहाँ जो राइट कोलोन में कैंसर्स होते हैं वो ज्यादातर फ्लावर टाइप, कॉलीफ्लावर के होते हैं, जो उसके कोलोन के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर वो ग्रो करते हैं। और लेफ्ट कोलोन के जो कैंसर्स हैं वो बैंड लाइक होते हैं, वो उसके दीवार के अंदर ग्रो करते हैं और उसको नैरो करते जाते हैं। और राइट कोलोन में जो स्टूल है वो अभी बिल्कुल लिक्विड होता है, धीरे धीरे वाटर अब्सॉर्ब होता है और लेफ्ट कोलोन में फ्लूइड स्टूल थिक हो जाता है। रेक्टम में ये दोनों किस्म के कैंसर्स मिलते हैं, इसलिए राइट कोलोन के कैंसर्स कितनी बार शांत होते हैं, साइलेंट होते हैं एंड दे आर मोर लाइकली टू प्रेजेंट विद अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिकॉज स्लो ब्लड लॉस होता रहता है। जो ब्लड में, जो स्टूल में दिखता नहीं है, बिकॉज वो ब्लड जब तक नीचे आए तब तक ऑल्टर हो जाता है, जहां से जब तक वो बाहर आए तब तक वो ऑल्टर हो जाता है। अगर रेक्टम में ट्यूमर है और उसमें से ब्लीडिंग होती है तो वो ज्यादा इजीली नजर आ जाता है। सो ब्लड इन स्टूल, more likely it is a rectal cancer. Iron deficiency anemia, more likely it is a right side colon cancer. And obstructive symptoms कि यहाँ से ये कोई भी भाग है वहां वो सकरा होने लगेगा तो वही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमको वो परजेटिव्स और इसबगोल और जो भी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां लेते हैं वो लेने लगते हैं। ये सीटी स्कैन भी यही दिखा रहा है कि राइट कोलोन ज्यादा चौड़ा होता है, लेफ्ट कोलोन
थोड़ा सकड़ा होता है। सुनीत भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्या सिम्टम्स थे। सुनीत भाई, आप अनम्यूट करेंगे? आपके क्या सिम्टम्स थे, आपकी डायग्नोसिस कैसे हुई? फिर से म्यूट हो गया, अनम्यूट करेंगे? मुझे वो acute gastric trouble थे, so I was just trying on Faki and Kada and Doshivanu Vaidu and kept on trying. Once I came across a seminar which was conducted by Sterling Hospital, and it was on gastric problems only. So there I found that the symptoms I am facing is very much similar to the things that have been described by different doctors. So I started the further investigation, and finally the colonoscopy was done by the gastrologist and the tumor was detected. तो आप ये जो गैस्ट्रिक हम कहते हैं, मतलब पेट से संबंधित कोई भी तकलीफ होती है तो हम जनरली उसको गैस्ट्रिक कहते हैं। वो ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, पेट फूल जाना, या डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं, सबको हम लेमैन टर्म्स में रफली उसको एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। साइंटिफिकली गैस्ट्रिक स्टमक से रिलेटेड है और कोलोन लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। ये जब डायग्नोसिस हुई डॉक्टर अमोल, तो आप यू आर इन दिस फील्ड और आपके फादर को आपने बताया कि और भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, तो हाउ डिड यू टेक दैट? वाज इट वरिंग? डिड यू गेट मेनी एडवाइसेस एंड how did you handle that situation? How did it affect your psyche, his psyche? See, sir, probably what I could understand is that in my case, my father knew that he was having some problem, and he was trying to avoid the inevitable diagnosis. But when the diagnosis came in front of him, he could accept it. The only thing is कि वो चाहते थे कि अगर सर्जरी के बिना कुछ हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा है. And as far as the advices are concerned, yes, obviously there was some panic in the family, and I took advice of you, some of other of my colleagues, and then then when we finally decided that the surgery has to be done, still he was a little bit reluctant. Then as per your advice, we had a counseling session of him with some of your patients also. I think Mr. Purab talked to him and convinced him for surgery. But yes, there was some worry. We see more of the negative side of any surgery or any first rather than the positive aspect. We start seeing the complications. We start seeing the morbidity. And he being a very senior physician, he was also thinking of that, and somewhere not very obvious, but it was also in the back of the mind. With so many medical problems that my father has, maybe I might lose him during or after surgery. So definitely it was worrisome. I would not deny that fact. सुनीत भाई, आपको सर्जरी के बारे में कुछ इश्यूज थे? आप चाहते थे कि बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट हो जाए? या सुनीत भाई? आप Yes. सर्जरी से आपको कितना डर लगता था? I couldn't get it. आप जैसे कोई भी ट्रीटमेंट में सर्जरी की सलाह दी जाती है तो लोग घबरा जाते हैं और जनरली लोग चाहते हैं कि सर्जरी के बिना ट्रीटमेंट हो जाए, तो आपके साथ भी ऐसा था? आप भी चाहते थे कि सर्जरी के बिना ट्रीटमेंट हो जाए? All your problem. सर्जरी
विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट आपको प्रेफरेबल था या आप सर्जरी के लिए तैयार थे? Like, I'll prefer with surgery only because as I have experienced the surgery, it removes the most of the infected portion, and thereafter the other treatment may be rather supplementing the curing procedure. Right. So this is an important point that so far as curative treatment is concerned, cure means permanently cancer को शरीर से निकाल देना permanently. उसके लिए सर्जरी अभी जरूरी है. बिना सर्जरी के कैंसर्स क्योर, सॉलिड कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स क्योर प्रैक्टिकली नहीं होते हैं. बहुत रेयर एनल कनाल कैंसर है जो जिसकी ट्रीटमेंट मेनली सर्जरी के बिना की जाती है. बाकी कोलोन और रेक्टल के कैंसर्स की क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में सर्जरी जरूरी है. और कब करने की है? इन कॉम्बिनेशन विथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो दूसरी ट्रीटमेंट्स है कैंसर की, वो आपके डॉक्टर आपको समझा सकते हैं. जब अर्ली कैंसर होता है तब एक ही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वो है सर्जरी. जब कैंसर एडवांस्ड होता है तब एक से ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है. वैसे संजोग में ये डिसाइड करना पड़ता है कि सर्जरी पहले करें या कोई और ट्रीटमेंट पहले करें. जनरली एडवांस्ड जब हो गया ट्यूमर स्टेज 2 या बियॉन्ड, तो रेक्टल कैंसर्स जो लास्ट पार्ट है कोलोन का, उसके कैंसर्स में पहले रेडियोथेरेपी हम करते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं. तो डॉक्टर अमोल, आपके फादर को रेक्टल कैंसर था, तो ये प्रश्न हुआ था कभी कि उनको सर्जरी पहले करनी चाहिए या कुछ और पहले करना चाहिए? हाँ, डिस्कशन हुआ था कि रेडियोथेरेपी देके इसको कुछ इंटरवल देके इसको थोड़ा साइज कम करके फिर सर्जरी करें जाए. बट उनकी जो एज और उनकी जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन थी विद अदर कोमॉर्बिडिटीज, उसमें फाइनल डिसीजन ये आया कि भाई रेडियोथेरेपी में शायद वो इतना, भले बहुत एडवांस हो गए हैं रेडियोथेरेपी, बट उनके लिए सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू रिमूव द ट्यूमर और द कैंसर एंड ब्लॉक बाय सर्जरी, एंड देन वी विल टेक अ कॉल. आई थिंक ओरल कीमोथेरेपी के बारे में भी डिस्कशन हुआ था पोस्ट ऑपरेटिवली. और post operatively then it was decided that once the surgery is done and the tumor is removed, then we are not going to go for radiotherapy. It will be either no treatment further or it will be oral chemotherapy, because उनकी जो कोमॉर्बिडिटीज एज की वजह से डिफिकल्ट होता है और थेरेपीज को उनको बॉडी को एडॉप्ट करना. ये जो डिसीजन था रेडियोथेरेपी लेना या नहीं लेना, वो किस चीज पर बेस्ड था? वो कोलोनोस्कोपी था या सीटी स्कैन हुआ या एमआरआई हुआ, उसके बाद वो डिसीजन लिया गया? ये सभी कोलोनोस्कोपी, सीटी, एमआर तो सभी हुआ था. और आपकी मीटिंग हुई थी स्टर्लिंग कैंसर में, जिसमें आप भी थे और सर्जन्स भी थे, रेडियोथेरेपी एक्सपर्ट भी डॉक्टर्स थे. और फिर कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया गया कि उनकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को देखते हुए आई थिंक टीम ने डिसीजन लिया था कि फर्स्ट शॉट वी शुड गिव इट सर्जरी. वी शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड टू गिव रेडियोथेरेपी, क्योंकि कुछ इंटरवल देना जरूरी था. रेडियोथेरेपी के बाद इमीडिएटली सर्जरी करना शायद पॉसिबल नहीं था, इसलिए डिसीजन लिया गया टीम ने कि सर्जरी करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा. राइट. सो ये मैसेज मैं यहाँ पर ये देना चाहता हूँ कि रेक्टल कैंसर्स में सर्जरी पहले करनी चाहिए कि या सर्जरी के पहले रेडियोथेरेपी की जरूरत है कि नहीं. उसके लिए रेक्टल कैंसर्स की एमआरआई जरूरी हो, और सिर्फ सीटी स्कैन पर अभी नहीं करते हैं. रेक्टल कैंसर की लोकल स्टेजिंग जो है वो एमआरआई के ऊपर की जाती है, और एमआरआई स्टेज जो होता है उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर लोअर रेक्टम में है, मिड रेक्टम में है, अपर रेक्टम में है, तो किस पेशेंट में रेडियोथेरेपी करनी चाहिए
या सीधा सर्जरी कर सकते हैं। और ये डिसीजन, जैसा डॉक्टर अमोल ने बताया कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में लेते हैं, जिसमें सर्जन्स होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, और ये एक जिसको हम ट्यूमर बोर्ड कहते हैं, और उसमें ये पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, और उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सुनीत भाई, आपके केस में एमआरआई किया गया था या नहीं किया गया था? सुनीत भाई, हेलो। हेलो। हाँ सुनीत भाई, आपके हाँ, सर्जरी, व्हाट वाज डन बिफोर सर्जरी? सॉरी, सर्जरी। Before surgery, what was done? Before surgery, actually, just for diagnosis, the colonoscopy was done, and as I remember, the MRI or CT scan was done. Okay, so we must remember that colonoscopy से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, और सीटी स्कैन और एमआरआई से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। कोलोनोस्कोपी से पहली बात की डायग्नोसिस होती है, हम बायोप्सी ले सकते हैं, उस ट्यूमर में से स्पेसिमेन सैंपल ले सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि वो कौन से डिजीज है। दूसरा, जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो हम पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को की कोलोनोस्कोपी इज एंडोस्कोपी ऑफ कोलोन। एंडोस्कोपी, एंडो मींस इनसाइड, एंड स्कोपी जब बायोस्कोप मतलब देखना, टेलीस्कोप दूर देखना, सो एंडोस्कोपी इज अंदर देखना, और कोलोन के अंदर जब देखते हैं तो उसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो अगर रेक्टम में डिजीज है तो हम कोलोनोस्कोप क्यों कर रहे हैं? जब लास्ट पार्ट में डिजीज है तो हम ऊपर का कोलोन क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं क्योंकि कितनी बार लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ट्यूमर नहीं हो, मल्टीपल ट्यूमर्स हो सकते हैं, या प्री कैंसरस पॉलिप्स हो सकते हैं। नॉर्मल सेल्स बिल्कुल तुरंत कैंसर में नहीं बदल जाते हैं। ज्यादातर इंस्टेंसेस में पहले वो सादे पॉलिप्स, जिसको फुंसी जैसा या उस तरह की चीजें होती हैं, और जिसको एडिनोमस कहते हैं साइंटिफिकली, जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, और फिर एडिनोमस जो है वो कैंसर में बदल जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये चेंज बहुत फास्ट होता है और हम एडिनोमा देखें उसके पहले वो कैंसर देखते हैं। कुछ आज हमको कुछ नेट के इश्यूज के कारण हमारे एक दूसरे पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं कर पाए। उनके केस में ऐसा हुआ कि उनके एक लंबी फैमिली हिस्ट्री थी, और उसके बावजूद किसी ने उनको शायद बताया नहीं था कि जब इतनी लंबी फैमिली हिस्ट्री होती है तो आपको पहले से चेकअप करने चाहिए, क्योंकि जब डायग्नोज होता है तो ट्यूमर थोड़ा आगे, जब सिम्टम्स आते हैं तब ट्यूमर, अर्ली ट्यूमर जनरली नहीं होता है। सुनीत भाई, आपका जो ट्यूमर जब डायग्नोज हुआ, आपको याद है कौन सा स्टेज में था? मेरे को याद, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। Stage I came to know only after the biopsy after surgery. राइट। It was grade 2A. हाँ, लेकिन लिम्फ नोड्स पॉजिटिव थे, लिम्फ नोड्स में स्प्रेड था। लेफ्ट साइड पे असेंडिंग कॉलन में था। असेंडिंग कोलोन, सो दैट इज राइट साइड। और लिम्फ नोड्स में फैल गया था वो कि नहीं फैला था? No idea. Okay. So what I remember कि आपका कैंसर जब डायग्नोज हुआ था वो ऑलरेडी लिम्फ नोड्स में फैल गया था, और जब लिम्फ नोड्स में फैल जाता है तो वो स्टेज 3 कैंसर हो जाता है।
तो आपने देखा कि डॉक्टर अमोल के फादर को रेक्टल कैंसर था, वो सिम्टोमेटिक था, और वो भी जब सिम्टम आए तो इतना अर्ली नहीं था कि सिर्फ सर्जरी हम कंसीडर करें। उसमें भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के इंडिकेशंस थे, लेकिन उनकी तबीयत दूसरे कारणों से, कार्डियक और दूसरे कारणों से अच्छी नहीं थी कि वो टॉलरेट कर सकें, इसलिए उनको कीमोथेरेपी नहीं दी गई थी। सुनीत भाई, आपने कीमोथेरेपी लिया था? कीमोथेरेपी लिया था बाद में, सर्जरी के बाद में। कुछ 4 साइकिल प्लान की गई थी, एंड एट द एंड ऑफ द 4th साइकिल आई हैड acute diarrhea, and that had to be given up because मुंह में भी बहुत छाले पड़ गए थे, like the intake was stopped and the diarrhea, I was losing the fluid. राइट। So yes. आपकी एज क्या थी जब आपका डायग्नोसिस हुआ? Sorry? What was your age when you were diagnosed with that disease? When I At came what to know age? about diagnosis, What was at what age were you diagnosed with this disease? that was in 2007, so 65. 65. और डॉक्टर अमोल, आपके फादर का क्या एज था? He was 76 at diagnosis. Right. So we see that it takes a long time for normal cells to become cancerous in most instances. But there are some very young patients, जैसे आज हमको ज्वाइन करने वाले थे जो ज्वाइन कर नहीं पाए हैं, जिनको 20s 30s में कैंसर हो जाता है, कोलोन कैंसर। तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली वो इसलिए होता है कि उनके सेल्स पहले से ही थोड़े डिफेक्टिव हैं, और जब इतने यंग एज में कैंसर्स होते हैं, लेस देन 50-40 इयर्स में जब कैंसर्स होते हैं, तो एक ऐसा सोचना चाहिए कि शायद ये हेरिडिटरी कैंसर हो सकते हैं। यश, आप बहुत सही समय पर ज्वाइन हुए हैं। यश, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। हमारा ठीक लाइव होते हेलो यश, यश, माइक अनम्यूट, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी सर, कर दिया अनम्यूट सर। ओके ओके। वेलकम यश। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी क्या एज है? 30 सर, 29-30। 30। और हमारे साथ डॉक्टर अमोल अग्रवाल हैं आज। वो अपने फादर के बारे में कुछ बता रहे हैं। सुनीत भाई भट्ट हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं। उनको ये कैंसर हुआ जब उनका एज था 65 इयर्स। जी सर। तो आपको ऐसा कुछ अजीब लगता है कि उनको इतने एज में हुआ तो आपको इतनी जल्दी क्यों प्रॉब्लम हो? नहीं सर, एक्चुअली मुझे जो कैंसर हुआ वो उसमें ऐसा था कि मतलब मुझे हेरिडिटी में मिला हुआ है सर। तो आपसे भी मेरी बात हुई। ये कैसे पता चला? क्योंकि सर मेरे फादर को भी सेम कैंसर था जो मुझे हुआ, और मेरा जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनको भी यही कैंसर था, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए मुझे लगा कि शायद हेरिडिटी है
और जो मेरे फादर को जब हुआ था तब उन्होंने बोला था कि शायद ये भी हेरिडिटी हो सकती है, तो आपका जो भी बच्चा है तो उस टाइम पे उसका भी आप रिपोर्ट्स वगैरह कराते रहो, तो शायद आपको पता चल जाएगा मतलब हेरिडिटी है या नहीं है। उनके फादर को किस एज पर हुआ था? उनको सर 40-45 ईयर्स के आसपास थे जब उनकी एज थी तब। राइट। लेकिन आपको तो उसके काफी पहले हो गया। जी सर, जी सर, जी सर। राइट। तो किसी ने आपको बताया था कि इसके लिए कुछ टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली में मुझे बताया था डॉक्टर, जब मेरे पापा की जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, मेरे पापा जब एक्सपायर हो गए उसके बाद डॉक्टर को मिलने भी गए थे, 2 बार रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने कराए थे उस टाइम पे, जो स्टूल कल्चर वगैरह जो नॉर्मल टेस्ट रहते हैं वो सब। और उन्होंने उस टाइम उन्होंने बोला कि अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको रिपोर्ट्स वगैरह सब कराने की, और जरूरत नहीं है अभी इतना, मतलब स्ट्रेस मत लो इस डिसीज को लेके। तो हमने फिर उस टाइम पे बंद करवा दिया था सब रिपोर्ट्स वगैरह, सब हेल्थ चेकअप कराने के लिए। उन्होंने बोला था कि अभी टाइम है, इतनी जरूरत नहीं है कि जल्दी हो सके इतना ही हो, आपकी एज अभी बहुत छोटी है और आपको कोई व्यसन भी नहीं है साथ में। तो उसके कारण फिर हम लोगों ने, मुझे ऐसा बोला था कि अभी जरूरत नहीं है, तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया था उस टाइम पे सर। तो हमने आपको सिम्टम्स क्या थे यश? नहीं सर, मुझे सिम्टम्स तो शायद मुझे कुछ वैसे तो मुझे जो कैंसर में जो बोलते हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स, मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था। जब मैं सिर्फ, हाँ, मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ या टू व्हीलर चला, कुछ भी चला रहा हूँ, तो उसमें मतलब ये अपना कुछ खड्डे आ गए या फिर स्पीड ब्रेक ऐसा कुछ भी आ गया, तो उस टाइम पे जब हम लोग हिलते हैं तो मूवमेंट होते तब जाके मुझे पेट में थोड़ा बहुत पेन रहता था, और अदरवाइज मुझे और कोई पेन नहीं था। मतलब खाने अच्छा से मैं खाना भी खा लेता था, स्टूल भी मेरा नॉर्मल हो रहा था, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं था मुझे, सिर्फ ये पेट में जब पेन हो रहा था। तो मैं डॉक्टर को फिर दिखाया था, फिर पता चला कि भाई हाँ अभी कैंसर हो रहा है मुझे ऐसा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिडिटरी कैंसर्स। यस सर। तो हेरिडिटरी कैंसर्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक्चुअली हेरिडिटरी कैंसर्स तो हमारे पास आज दो स्पेक्ट्रम के लोग हैं। एक सुनीत भाई और डॉक्टर अमोल्स फादर, जो 65 और 76 इयर्स में जिनको हुआ, और दूसरी तरफ मिस्टर यश, जो 20 इयर्स, 28 इयर्स, 29 इयर्स में जिनको हो गया। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ये अनयूजुअल है इतने कम एज में होना, और जब ऐसा होता है तो ये यूजुअली हेरिडिटरी कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। और ये सारे कुछ क्राइटेरिया हैं जिससे हम, अगर इस तरह की फैमिली हिस्ट्री हो, तो उन लोगों को हेरिडिटरी कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, और जरूर ऐसे टेस्ट करने चाहिए। आपने देखा, सुना कि यश ने बताया कि उनके फादर को अराउंड 44-45 इयर्स के एज में हुआ। तो कैसे पता चलेगा कि उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको अगर ये रिस्क है, तो उनकी टेस्टिंग हम कब कर सकते हैं? तो ये रिकमेंडेशन जो है, इसको जो टेस्टिंग एसिम्प्टोमेटिक पीपल, जिनको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, उनकी अगर हम टेस्ट करें, तो ये रिस्क असेसमेंट हुआ प्रेडिक्शन की किसको नॉर्मल रिस्क है। तो सुनीत भाई को और डॉक्टर अमोल फादर को नॉर्मल रिस्क था, यश को ज्यादा रिस्क था। और रिस्क रिडक्शन, जिनको ज्यादा रिस्क रहता है उसके लिए हम रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं, स्पेशल प्रिकॉशन ले सकते हैं। और जिनको नॉर्मल रिस्क है, उनको कुछ नॉर्मल मेजर्स लेने चाहिए रिस्क रिडक्शन के लिए। पूजा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नॉर्मल जो रिस्क है कोलोन कैंसर का, उसको कैसे हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? ये कौन सी चीजें हैं जिसके कारण रिस्क एक नॉर्मल आदमी का बढ़ जाता है, जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है?
तो बेसिकली हमारा कॉलोन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम गट माइक्रोटा बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली किसी भी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए वो गट माइक्रोबायोटा का बैलेंस रखना पड़ता है। तो अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड हम खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ से हमारा जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो बहुत चेंज होता रहता है। मतलब कि वहाँ पे जो अच्छे बैक्टीरिया है उसकी मतलब वो नंबर कम हो के वहाँ पे पैथोजेंस डेवलप होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट इंटेक मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि रेनबो डाइट खाओ, तो रीज़न बिहाइंड इट कि जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी वजह से मतलब ऑक्सीडेशन होता है, वो दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन आवर बॉडी जो होता है। तो फ्री रेडिकल्स बहुत बनते हैं, तो वो फ्री सकते हैं, बट एंटीऑक्सीडेंट कैन नलीफाई द हार्म इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट अच्छा रखने से हम अपने सेल को प्रिवेंट कर सकते हैं डैमेज होने से, ठीक है। तो एक तो चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट इंटेक हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस फूड जितना हो सके उतना कम, जितना भी हम मैदा वगैरह तला हुआ बाहर का पैकेज फूड जो हम खाते हैं, दैट इज़ वेरी 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 हार्मफुल फॉर आवर गट। देन लिक्विड इनटेक, वाटर इनटेक बहुत ही मायने रखता है, एंड फिजिकल एक्टिविटी इज मच नीडेड इन दिस सिनेरियो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखते हो तो यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनी कैंसर, नॉट ओनली कॉलोन बट एनी कैंसर, बिकॉज many each and every disease is related to your gut, so you have to keep your gut healthy. पूजा, हम क्या ये मैसेज लें कि ये जो कैंसर डेवलप होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोरेक्टल कैंसर्स, उसमें ब्रॉडली दो चीजें हैं। एक कि हमारा कोलोन और हमारा बॉडी कैसा है, और दूसरा कि उसके अंदर हम क्या फीड कर रहे हैं। Yes. नॉर्मली इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते ही हैं और वो उनका हमारे बॉडी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। Yes, yes. जब लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट्स ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, जो कुछ खास किस्म के खाने के कारण, खाद्य पदार्थ के कारण होते हैं, जैसे पूजा ने बताया कि डीपली फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, और या ज्यादा समय तक वो टॉक्सिक कंटेंट्स पेट में रहते हैं। तो जब हम रफेज कम लेते हैं, जब हम पानी कम पीते हैं और कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उसका हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, वो लोकली सेल्स को चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसे टोबैको यूजर्स में ओरल कैंसर्स या थ्रोट कैंसर्स होते हैं, लोकल इफेक्ट होता है। और इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर पूजा ने बताया कि हाई फाइबर डाइट, ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और प्लस उसके अदर फायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। सो एस्पिरिन ऐसा देखा गया है जो और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, भले कोई जीन्स मालूम नहीं हो, उन लोगों में ऐसा प्रूवन है स्टडीज में कि एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन, maybe just 75 milligrams once a day, taken for a few years, reduces the risk. So this was about risk reduction of a normal risk individual. For very high risk individuals, जिन जो जीन कैरियर्स, जैसे यश, आपका जो ट्यूमर था वो कहाँ पर था? सर मुझे ट्यूमर हुआ था बी कोलोन में हुआ था सर, वहाँ पे। और जो मतलब जो स्टूल का जो पार्ट होता है, जो मड़ मार्ग जो बोलते हैं ना,
वहां पे डॉक्टर ने बोला था कि वहां पे दो या तीन वहां पे है पॉइंट दिखा रहे हैं कि जहाँ पे कैंसर है। तो आपकी जो सर्जरी हुई तो उसमें सिर्फ वही भाग निकाला गया या कुछ और भी निकाला गया? नहीं सर, मतलब मेरी सर्जरी जब हुई तब सिर्फ 20 करोड़ निकाल दिया गया था, और दूसरी बार जब हुआ तब वो शायद और भी कोई पार्ट निकाला, मुझे भी याद नहीं है, वो पकवास शायद ऐसा कुछ था वो सर। ओके, मैं बताता हूँ। तो ये जब यश की सर्जरी हुई तो ही हैड अ ट्यूमर इन द रेक्टम, बट हिज एंटायर कोलोन, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम निकाल दिया गया था। वो इसलिए निकाला गया था क्योंकि अपर रेक्टम, बाकी के कोलोन में बहुत सारे पॉलिप्स थे जो फ्यूचर में विद इन अ फ्यू इयर्स अदर सेकेंड थर्ड कैंसर्स डेवलप करते हैं। यश ने एक और बात बताई कि कुछ और भी पार्ट निकाला गया था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट वो निकाला गया था because he had displaced dysplastic polyps there. He had a syndrome called FAP, जो APC जीन के कारण होता है, बट ही इज अ रेयरिटी। ऐसा यश आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको जो जीन जेनेटिक डिफेक्ट है वो शायद सिर्फ 1% लोगों को होता है। जो ज्यादा कॉमन है वो सुनीत भाई और डॉक्टर अमोल के फादर को जो कॉमन कारणों से रेक्टल कैंसर होते हैं, और जो सुनीत भाई को कॉमन कारणों से जो कोलोन कैंसर होते हैं वैसा हुआ। आपको कोई कीमोथेरेपी दी गई थी यश? जी सर, कीमोथेरेपी मेरा 6 साइकिल हुआ था सर, मेरा कितने 15 डेज में 2 बार। सुनीत भाई को जब कीमोथेरेपी दी गई तो उनको बहुत डायरिया हुआ था और उसके कारण वो टॉलरेट नहीं कर पाए, उस बंद करनी पड़ी। डॉक्टर अमोल के फादर को कीमोथेरेपी दे ही नहीं पाए बिकॉज वो उनके दूसरे प्रॉब्लम्स था, वो टॉलरेट नहीं करते। आप कैसे टॉलरेट कर सकते? नहीं सर, मुझे मतलब डायरिया मतलब इतना ज्यादा भी नहीं हुआ था सर, और मेरा डाइट मैं कंपल्सरी में फॉलो करता था, और जो मतलब जो मैं डाइटिशियन जो है हायर मैंने जो किया हुआ है डॉक्टर को, तो उन्होंने जो डाइट दिया था वो सब डाइट मैं फॉलो करता था, और मुझे काफी मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था कीमोथेरेपी के दौरान। हाँ, मुझे ड्यूरेशन हुआ था कि जैसा मतलब अपने गले में स्वेलिंग हो गया या और कुछ मतलब जो बोलने में दिक्कत होती थी, बस वही सिर्फ था, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे शायद, और थोड़े बहुत हेयर रिमूव भी हुए थे मेरे ज्यादा से ज्यादा। राइट, सो हेयर हाथ नेल्स में कोई चेंजेस आए थे? नहीं, नेल्स में जो डार्क हो गए थे शायद उस टाइम पे, और हाँ, मुझे जैसे अपने रेडिश होते हैं ना नेल, वो रेडिश नहीं थे, मतलब थोड़ा डार्क हो गए थे, ब्लैक हो गए थे। राइट, अभी वो ठीक हो गए हैं? हाँ सर, अभी वो एकदम अभी नॉर्मल हो गए हैं सर। तो ये हेयर लॉस और नेल चेंजेस से डरने की जरूरत होती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेयर तो अपने मतलब मेरा बस बहुत कम गिरा था, पता नहीं चलता था कि मेरा हेयर रिमूव हो रहे हैं, और जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ उसके 2 महीने 3 महीने तो प्रॉपर मेरे हेयर भी आ गए थे सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था सर। डॉक्टर जय हमारे साथ हैं, ही इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर जय, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जय, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी जब ट्यूमर एक ही जगह था, कहीं फैला हुआ नहीं था, तो कीमोथेरेपी क्यों देनी पड़ती, उससे क्या फायदा होता है? सर कीमोथेरेपी एक्चुअली कोलोन कैंसर में कीमोथेरेपी या तो थोड़ा एडवांस स्टेज है उसमें देते हैं, और दूसरी चीज जो लोकलाइज डिसीज है उसमें वापस से कैंसर रिकरेंस ना हो या तो फिर मेटास्टेसाइज ना हो, उसके चांसेस है वो कीमोथेरेपी से कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर जय ने बताया कि लोकलाइज डिजीज में भी कीमोथेरेपी इसलिए देते हैं कि वापस नहीं हो, तो जब हमको नजर ही नहीं आ रहा था कहीं, तो वो वापस क्यों होगा, वो हमको जानना चाहिए। और मैं एक फिर से कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये डेटा है इंग्लैंड के 1996 to 2005।
कि स्टेज ये ABCD जो है वो स्टेज 1, 2, 3, 4 है। तो स्टेज 4 में ड्यूक्स डी में कैंसर जब डायग्नोसिस होती है तो शरीर में फैला होता है, वो लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, पेरिटोनियम में कहीं भी हो सकता है। उसके पहले के स्टेज में सी में वो सिर्फ लिम्फ नोड्स तक फैला होता है, और ए और बी में वो कोलोन या रेक्टम की दीवार तक ही सीमित रहता है, कहीं नहीं फैला होता है। लेकिन कुछ स्टेज ड्यूक्स बी जो स्टेज 2 होता है, और सारे स्टेज सी इसमें अभी लिवर, लंग्स, बोन्स में दिख नहीं रहा है, उनमें कीमोथेरेपी दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि आप देख रहे हैं कि जब डिजीज होता है तब भी only up to 50-90% get cured. इसमें the risk to life from cancer is because of spread to vital organs like liver, lungs, peritoneum, जो कि स्टेज 1, 2, 3 में नहीं होता, मतलब स्टेज 1, 2, 3 में वो नजर नहीं आता है। But we can understand that about 10% of stage 1, about 25% of stage 2, and about 50% of stage 3 में वो कैंसर ऑलरेडी उन जगहों पर मतलब ब्लड में फैला रहता है, नजर नहीं आता कि वहां नॉइज डिस्टर्बेंस ज्यादा समझ में नहीं आता। लिवर में, लंग्स में वो नजर नहीं आता है, लेकिन ब्लड में फैलता रहता है। सुनीत भाई, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप पानी पी लीजिए। You please have your sip. After the surgery and chemotherapy, where you do, I mean, you were all right or you had any symptoms? No, a little slow pitch I will be able to understand some hearing problem. After the surgery and chemotherapy, in the follow-up में कीमोथेरेपी के बाद जब बंद कर दी गई, आपकी तबीयत कैसी थी? I was quite normal. After first chemotherapy was rather I was through with that. After 6 months or so, I started my absolute normal life. Even driving, going out station was normal. I didn't find any problem, any physical or mental problem as such. So, but I used to follow the follow-up test routine very religiously. जो डेट मुझे मिलती थी वो डेट पे करना ही एक दिन बाद में नहीं कर रहा है, and that helped me to for the diagnosis of liver cancer. Okay, so मतलब आप follow-up टेस्ट कराते रहते थे? हाँ, और उस समय आपकी हेल्थ ठीक थी ट्रीटमेंट होने के बाद, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर इंटरवल पर फॉलोअप टेस्ट जो बताया गया था वो आप कराते थे? जी। और उसमें लिवर में फिर कैंसर दिखा? सोनोग्राफी में the radiologist found some spot and it was perhaps so small or so light that he consulted the other radiologist also and the chief radiologist also, and then finally they came to the decision कि ये spot कुछ cancerous tumor का ही है, and then I was advised the PET scan at which confirmed the liver tumor. Right. तो सुनीत भाई के बात ये कब हुआ, कितने समय के बाद हुआ था? 3 साल के बाद 2007 was colon and 2010 was liver. Right. तो 3 साल तक सुनीत भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, सिर्फ रेगुलर टेस्ट कराते थे जिसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे। हमको याद करना होगा कि इनकी जो डायग्नोसिस हुई थी, इनका कैंसर स्टेज 3 था, वो इस टेबल में ड्यूक्स सी माना जाएगा। मतलब 50% चांस था
कि वो कहीं और नजर आ सकता है, और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। 3 साल के बाद लिवर में एक स्पॉट दिखा और फिर उसकी जांच हुई। अब सुनीत भाई कहते हैं कि जब लिवर में दिखा तो उन्होंने पेट सीटी कराया। पेट सीटी इज पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, सीटी इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। मतलब इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पेट और सीटी। सीटी जो है वो एक एनाटॉमिकल इमेजिंग, वो सिर्फ एक शैडो है, और पेट जो है वो मेटाबॉलिक या एक्टिविटी फंक्शनल इमेजिंग है। वहां जो जो शैडो दिख रहा है उसमें एक्टिविटी कितनी है वो भी नजर आता है। तो एडवांस्ड स्टेजेस में पेट सीटी कराने की सलाह दी जाती है, अर्ली स्टेजेस में हम पेट सीटी नहीं करते हैं। सुनीत भाई, लिवर के में जब फैल गया था तो आपको क्या सलाह दी गई? क्योंकि फैले हुए कैंसर में लोग मानते हैं कि वो मिट नहीं सकता है, कीमोथेरेपी करनी चाहिए, या कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? Initially, it so happened that we were little confused. Dr. Chandra said, let us do the surgery first and chemo later. And Dr. Chirag Desai said, no, chemo first and surgery later. My daughter, who is engaged in the medical writing with TCS, she advised me that as a patient's relative, let us take our own decision, not get confused, and let us go for surgery first. How bad or good was that? And sorry? वो सर्जरी में आपको लिवर की सर्जरी थी, पहले कोलोन की सर्जरी हो गई थी, तो आप उसको सह सके, आपको टॉलरेट हुआ या बहुत तकलीफ हुई उससे? बहुत इको आ रहा है आपका ऑडियो में। लिवर की जब सर्जरी हुई तो उसमें वो बहुत डेंजरस सर्जरी थी, बहुत रिस्क था या कैसा था? नहीं, कोई लिवर सर्जरी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड I used to tell the people that Dr. Chandra has given me mercy because that scar was on the shape of the logo. But the surgery was not problematic. Even the chemotherapy that followed thereafter, it also was little lighter side effect than what I faced during the colon chemotherapy. Right. So, Dr. Jay, Dr. Jay, are you there? सुनीत भाई ने बताया कि 3 साल के बाद उनके लिवर में कैंसर नजर आया। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पुराना जो कोलोन का कैंसर था वही उनके लिवर में नजर आया, क्योंकि लिवर के प्राइमरी कैंसर जो लिवर में ही उत्पन्न होते हैं ये वो नहीं था। और ये स्टेज 4 डिजीज जब वो डायग्नोस हुए थे तब वो स्टेज 3 थे। अब जब डायग्नोसिस हुई लिवर में डिजीज की तो ये स्टेज 4 डिजीज। कोलोरेक्टल कैंसर्स, कोलोन और रेक्टल के कैंसर्स में स्टेज 4 में भी ट्रीटमेंट रोग को परमानेंटली रोकथाम के लिए ही कर सकते हैं, और उसके लिए फिर से सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर लिवर में जो डिजीज है, लंग्स में डिजीज है, या पेरिटोनियम पेट के अंदर की लाइनिंग होती है वहां डिजीज, अगर हम पूरी तरह निकाल सकें और फंक्शनिंग लिवर बचा सकें, फंक्शनिंग लंग बचा सकें, और तो ऐसे पेशेंट्स फिर से लंबे समय तक या परमानेंटली रोग मुक्त रह सकते हैं। सुनीत भाई, आपकी लिवर के सर्जरी को कितने साल हुए? 2010 means 11 years. 11 years. तो हम सेफली कह सकते हैं कि सुनीत भाई का जो कोलोन कैंसर जो पहले स्टेज 3 में था फिर स्टेज 4 तक बढ़ गया, वो अब पूरी तरह कंट्रोल में है and he is cured of the cancer.
जय, आप कुछ कहना चाहेंगे कि स्टेज 4 में जब लिवर में कैंसर फैल जाता है तो क्या करना चाहिए? उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या रिजल्ट आते हैं और कितनों को क्यों वैसा नहीं करनी रिजल्ट, चाहिए? कितनों को क्यों नहीं करनी चाहिए ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? व्हाई नॉट? Why not? Yes. So, डॉक्टर जय, मैं पूछना चाहूंगा कि कब ऐसा नहीं कर सकते हैं और कब ऐसा कर सकते हैं? कोलोन मेटास्टेटिक कोलोन कैंसर अगर मल्टीपल ऑर्गन्स में अगर मेटास्टेसाइज हुआ है कोलोन कैंसर, तो हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते वो सिचुएशन में। या तो पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस जिससे बोलते हैं कि पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन है कैंसर की वजह से, वो चल फिर नहीं पाता है, तो वो सिचुएशन में हम लोग आगे ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। So the message here is that if it has spread to the liver, it needs to be assessed very carefully, because some patients can still benefit in terms of permanent or long-term cancer control if all the cancer is removed and further treatment is given. सुनीत भाई, आपका जो कैंसर निकाला गया, तो क्या बाहर कुछ स्टूल निकलने के लिए कुछ बैग या ऐसा कुछ लगाया गया आपके केस में? सुनीत भाई? हाँ, आपका जब कैंसर की सर्जरी हुई कोलोन कैंसर की, तो बाहर स्टूल निकलने के लिए कुछ बैग ऐसा कुछ लगाया गया था? नहीं, कोलोन सर्जरी के उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है बाहर का। राइट। सो कोलोन सर्जरी में जनरली कोलोस्टमी जिसको कहते हैं, कोलोस्टोमा इज माउथ एंड कोलो इज कोलोन। कोलोस्टमी मतलब कोलोन का एक मुख पेट पर बना देते हैं और स्टूल वहां से निकलता है। कोलोनिक सर्जरी में इसकी जरूरत परमानेंट तो बिल्कुल नहीं पड़ती है, और रेयरली इमरजेंसी में करें तो टेम्पररी करनी पड़ती है। यश, आपके केस में क्या हुआ था? आपका तो पूरा कोलोन और पूरा रेक्टम निकाल दिया गया। नहीं सर, हाँ मुझे कोलोस्टमी बैग मुझे परमानेंट कोलोस्टमी बैग सर मुझे परमानेंटली है सर, क्योंकि अभी जो थर्ड सर्जरी मेरी हुई लास्ट, अभी जस्ट जनवरी में मेरा सर्जरी हुआ, तो उसमें मुझे परमानेंट कोलोस्टमी बैग दिया, क्योंकि मेरा रेक्टम का पार्ट जो भी था वो कुछ भी था वो जो भी कुछ निकल गया। अभी सिर्फ कोलोस्टमी बैग मुझे बाहर दिया है परमानेंटली। तो फर्स्ट सर्जरी में क्या हुआ था? उस समय भी बैग था? हाँ सर, फर्स्ट सर्जरी में सर बैग था मेरा, वो टेम्पररी बैग था ड्यूरिंग द सिर्फ आफ्टर कीमोथेरापी कंप्लीट, देन वी रिमूव कोलोस्टमी बैग एंड कंटिन्यू टू नॉर्मल पार्ट। राइट। सो ये एक जिसको रेस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी कहते हैं, पूरा कोलोन और रेक्टम निकालने के बाद भी यश के केस में हम स्मॉल इंटेस्टाइन से एक पाउच बनाकर उसको एनस के साथ जोड़ सके, और वहां से उनको नॉर्मल पैसेज होता था। लेकिन जो बचा हुआ एनल पार्ट था, वहां पर उनको एक नया कैंसर हुआ, बिकॉज उनके पूरे फील्ड कैंसराइजेशन का इशू था, और फिर उसको भी निकालना पड़ा। तो नाउ ही हैज अ परमानेंट स्टोमा। यश, परमानेंट स्टोमा के साथ आप जी सकते हैं, नॉर्मल खाना पीना सब कुछ होता है, हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। जी सर, डेफिनेटली सर। एक्चुअली सर मैं पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जब मुझे फर्स्ट सर्जरी मेरी हुई थी बिफोर मतलब कीमोथेरापी, तो मुझे कोलोस्टमी बैग टेम्पररी दिया था, तो उसमें मैं सारी चीजें खा भी सकता था, नॉर्मल लाइफ जी सकता था, ऑफिस जा रहा था, सब कुछ रूटीन मेरा था। फिर कीमोथेरापी खत्म हुई और ये कोलोस्टमी बैग मेरा टेम्पररी जो था वो अंदर चला गया, और उस टाइम पे जो मेरा रूटीन पार्ट चालू था, तो उस टाइम पे मुझे काफी दिक्कत आ रही थी खाने पीने में। मैं काफी चीजें नहीं खा रहा था, क्योंकि ड्यूरिंग मुझे ऐसी चीजें भी खा लेता था जिससे मुझे गैस का कुछ भी कोई ना कोई मुझे प्रॉब्लम पेट में रहता ही रहता था। पर अभी फिलहाल जो मुझे कोलोस्टमी बैग परमानेंटली है, तो अभी मैं मतलब पूरा नॉर्मल लाइफ
जी रहा हूँ, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खा पी सकता हूँ मैं सर। डॉक्टर अमोल, आपके फादर को सर्जरी के बाद मतलब क्या इश्यूज रहे, सर्जरी से रिलेटेड क्या इश्यूज रहे? उनका ट्यूमर लोअर रेक्टम, मिड रेक्टम में था। जी, उनका, हाँ, तो बेसिकली हमारा इनिशियल प्लान तो यही था कि डाइवर्जन इलियोस्टोमी दे देते हैं टेम्पररी, एंड आफ्टर फ्यू वीक्स और मे बी 1 or 2 months उनको इलियोस्टोमी क्लोजर के लिए लिया जाए। सो उनको बेसिक ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट इलियोस्टोमी, उनको वो इशू डेफिनेटली था कि भाई स्टूल जो है बैग बदलना है, और स्टूल बार बार आता था इलियोस्टोमी में, तो वही मेनली इशू था, जिसमें कि बार बार बैग क्लीन करना पड़ता था उनको। दैट वाज द मेन इशू, दैट बिकॉज he was not mentally comfortable with that. Correct. So younger patients generally are more able to adjust, and older patients find it more difficult to adjust to a colostomy, especially ileostomy, which has a very frequent discharge. यश, आपका मैरिज एनिवर्सरी कब है? 23 नवंबर सर। 25 नवंबर। और 25 नवंबर, यस। कितने साल हुए आपकी शादी के? जब मैं सर कैंसर हुआ था सर, तो मैं सर शादी का सर 1.5 साल हुआ था सर, वो भी जैसे कंप्लीट नहीं हुआ था सर, नवंबर में हुआ और जून में तो मेरा आ भी गया, मुझे कैंसर भी हो गया सर। तो शादी के 1.5 साल के अंदर ही आपको कैंसर डायग्नोज हो गया? जी सर। और बच्चे थे? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग तो सब प्लान कर रहे थे सर। राइट, तो फिर वो कैसे, अब उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि वो इशू क्या रहा? क्या आपको बताया गया कि इसके ट्रीटमेंट में वो फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं? जी सर, मुझे बताया गया था कि फर्टिलिटी इशू आ सकते हैं, तो हम लोग टेम्पररी हम लोग इसको स्टोर करवा सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई मतलब लोग डीएनए बार टेस्ट भी कर लेंगे साथ में। तो मेरा डीएनए टेस्ट भी हुआ था, तो उसमें पता चला कि नहीं भाई चलो मुझे जीनेटिकली है और यही जीन से हो रहा है, और वो भी एकदम स्ट्रांग वाला था कि मतलब अगर मैं बच्चा प्लान करता हूँ तो शायद मेरे बच्चे में भी वो आ सकते, उसके पूरे पूरे चांसेस थे। तो फिर हम लोगों ने वो जो जेनेटिक डॉक्टर्स हैं, जो मतलब जो डॉक्टर पूजा करके हैं, उन्हीं से कंसल्ट किया था हम लोगों ने। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने उसको मतलब ऐसा रखा है कि भाई नहीं चलो हम लोग इसको बाद में देख लेंगे, फिर ट्रीटमेंट खत्म कर लेते हैं जेनेटिकली है तो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मतलब बच्चा मतलब करे ना करे। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने उसको ब्रेक लगा दिया उस डिसीजन पे हम लोगों ने। So when young patients are diagnosed with these cancers, especially rectal cancer, जिसमें रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पर फीमेल्स में ओवरीज होते हैं और मेल्स में भी टेस्टिस पर कुछ असर हो सकता है, या कीमोथेरेपी के कारण असर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले उन्हें अवगत कराया जाता है, और जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं ताकि वो उनको बायोलॉजिकल चाइल्ड मिल सके, इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द एडवर्स इवेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और सर्जरी, बिकॉज ये सारे ट्रीटमेंट के कुछ इफेक्ट्स फर्टिलिटी पर और रिप्रोडक्शन पर हो सकते हैं। आपने बताया यश के आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कीमोथेरेपी के दौरान आपको सलाह देते थे कि क्या खाएंगे तो फिर साइड इफेक्ट्स कम होंगे। जी सर। अभी हमारे पास डॉक्टर पूजा है, आप बता सकते हैं कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी क्या सलाह जनरली दी जाती है, और वो मतलब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं डायरिया के, उसको हम डाइट से कितना इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं? हाँ सर, एक्चुअली मैं मतलब मुझे ज्यादातर मुझे बोला गया था कि मतलब आप जो विटामिन होते हैं, जो मल्टी विटामिन होते हैं, जैसे अपने नींबू पानी हो गया, ग्लूकोज का हो गया,
वो ज्यादा, क्योंकि अगर डायरिया ज्यादा हुआ तो फिर उसके मतलब उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उसमें मुझे दिक्कत भी आ सकती है अगर मेरे ट्रीटमेंट में मुझे ब्रेक करनी पड़ेगी उसमें। तो हम लोगों ने उस टाइम पे ज्यादातर जो भी हो वो फ्रेश चीज हम लोग ज्यादा प्रीफर कर लेते थे और सीजनल जो भी चीज होती थी वही हम लोग प्रीफर कर रहे थे और फाइबर वाला ज्यादा हम लोग भी प्रीफर थोड़ा बहुत कर रहे थे। बस ऐसे जैसे जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी और लिक्विड ज्यादा हम लोग ले रहे थे उस टाइम पे। मुझे सेमी आप कुछ लिक्विड। ऐड करना चाहेंगे फॉर डाइट फॉर पेशेंट्स ऑन कीमोथेरेपी? Yes. So after कोलेक्टोमी जब कीमोथेरेपी होता है और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी भी ये डायरिया का इश्यूज रहता है पेशेंट्स को। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग कि कीमोथेरेपी जो हम देते हैं तो उसमें गट माइक्रोफ्लोरा वॉश आउट हो जाते हैं, तो वी नीड टू रिप्लेस इट। तो वी नीड टू गिव गुड प्रोबायोटिक, कर्ड्स, बटर मिल्क, वो सारी चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ती है। गुड प्रीबायोटिक फाइबर, मतलब बनाना है, एप्पल है, ओट्स है। Even in many cases we have seen if we give curd with isabgol, that also helps to form the stools. So basically you need to work on your gut flora to reduce the side effect. दूसरा कि लिक्विड इनटेक हैज टू बी मोर देन 3 लीटर्स। मतलब जो भी कीमो ड्रग बॉडी में गया है वो जितना जल्दी यूरिन को फ्लश आउट हो जाता है उतनी कम साइड इफेक्ट्स आपको होती है। एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट कैलोरिक इनटेक टू मेंटेन योर वेट इज मच नेसेसरी। सो इवन इन केस ऑफ डायरिया रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है वो भी बहुत हेल्पफुल करता है। मतलब पोटैटो है या रॉ बनाना है, साबूदाना है, तो दैट रेजिस्टेंट स्टार्च भी आपको स्टूल फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। और जैसे कि फ्रेश फूड लेना है, मतलब कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन। सो वो सारी बेसिक चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। थैंक यू पूजा। यश, आपकी सर्जरी कैसे हुई थी? मतलब ओपन सर्जरी थी, लैप्रोस्कोपिक थी, किस तरह की? बहुत बड़ा कट लगा दिया गया है, पेट आपके पर के होल्स हैं सर? नहीं सर, वो है मतलब 3 बार सर्जरी हुई सर 1.5 साल में मेरी। तो मतलब हाँ सर, हर बार मतलब ओपन सर्जरी हुई है, मतलब ऐसे पूरा चीर के मतलब पेट को मतलब पूरा वो कट करके। हाँ सुनीत भाई, आपने कहा कि मैंने आपको एक मर्सिडीज दिया है। सुनीत भाई? हाँ मेरे पास खुद की मर्सिडीज तो नहीं है, शायद आपको दे दी इसलिए। वो आप no, मर्सिडीज I wanted to remain positive all the time, so I used to enjoy whatever I had or whatever I was facing, and that was perhaps tempted me to say that Mercedes big है। तो सुनीत भाई एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि उनका जो सर्जिकल स्कार है वो मर्सिडीज बेंच की इंसिग्निया की तरह है। वो ट्रायंगुलर जो होता है, because he had surgery for the liver also, so he has, that is a standard incision. Both of them had open surgeries and they had उस ओपन सर्जरी के कारण आपको क्या तकलीफ? आपको लगा कि अगर लैप्रोस्कोपी या कीहोल सर्जरी की जाती तो बेटर होता? कुछ प्रॉब्लम ऐसे दिखता नहीं है, नथिंग। वो स्कार भी अभी तो बहुत लाइट हो गया है, ढूंढने पड़ते। मर्सिडीज इफेक्ट कम हो रहा है। डॉक्टर मर्सिडीज तो अभी दिखता तो है मगर लाइट हो गया। डॉक्टर अव्वल, आपके फादर की सर्जरी के बारे में कुछ बताएं। You will have to unmute. You are muted. सर उनका रोबोटिक सर्जरी हुआ था। Any particular reason, any particular advantage of robotic surgery for it? Probably it was more precise and very fine dissection was possible with the help of robot। और जो एरिया था उनका लोअर रेक्टम का या मिड लोअर रेक्टम का, वहाँ पहुंचना with the help of a robotic arms, as you said, was very it was much easier as compared to a normal surgery।
और स्कार भी थोड़ा कम था, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी थोड़ी फास्ट थी, और उनकी कोमॉर्बिडिटीज की वजह से उनको जो मेजर सर्जरी के वजह से जो रिस्क फैक्टर थे वो थोड़े कम थे, इसलिए रोबोटिक सर्जरी आपने एडवाइस किया था उनको। Right. So there are certain indications where minimal access surgery has definite advantages. There are two kinds of advantages by using different technologies when we are doing surgery for cancer. एक है कि अगर हम बेटर कैंसर सर्जरी कर सकते हैं, कैंसर का क्लियरेंस अगर बेटर कर सकते हैं तो वो एक है, और दूसरा है कि जो किसी भी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सुनीत भाई को एक बड़ा सा स्कार हो गया, एंड इवन यश हैड अ लॉन्ग स्कार. डॉक्टर Amol's father had a very small cut to remove the tumor, and that was all. So there are two different types of indications. One is about better cancer clearance, जो कि सुनीत भाई को या यश को उसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज ओपन सर्जरी से बेटर कैंसर क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ शायद एक ही इंडिकेशन है जो डॉक्टर अमोल के फादर को था, लोअर रेक्टल कैंसर, बिकॉज वहां नैरो पेल्विस में बहुत कम जगह होती है, आप एक मुट्ठी भी नहीं डाल सकते हैं, और उसमें ऑलरेडी वो कैंसर और रेक्टम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां कोई जगह नहीं है कि आप स्पेस बनाकर आसपास तो उसको क्लियर करें और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बचाएं भी. तो इसमें रोबोटिक सर्जरी यूजफुल हो सकती है, और आई थिंक कुछ जो रोबोटिक सर्जरी के इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है लोअर रेक्टल कैंसर की सर्जरी. जनरली कोलोन कैंसर में रोबोटिक सर्जरी के बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन केसेस जहां पर हम रेडिकल लिम्फेडेक्टमी बहुत पैंक्रियाज के ऊपर और सब करते हैं. I'd like to show you a small clip about what I am trying to convey. कि so this is how any minimal access surgery, keyhole surgery is concerned. So holes are made and then instruments are put inside. In this picture, इस picture में जो instruments हैं वो robotic arms में है, मतलब जो robot के arms हैं वो उसको पकड़े हुए हैं. 4 arms हैं यहाँ पर, एक में कैमरा होता है और बाकी वर्किंग आर्म्स हैं. और जब हम नॉन रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम खुद हाथ में पकड़ के रखते हैं. ये एक शॉर्ट क्लिप है कि कैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में फर्क. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिर्फ इतना ही मूव करते हैं, और रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे रिस्ट की तरह, जिसको एंडो रिस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, इस तरह से 270 डिग्रीज मूव करते हैं. प्लस हमको विजन बहुत अच्छा मिलता है डीप डाउन इनटू द पेल्विस. अगर हम यहाँ पेट के ऊपर से अगर हम देख रहे हो और बिल्कुल पेल्विस में डीप इनसाइड द बोनी केज हमको वो क्लियर विजन नजर आए, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. I'll show you a small clip about this. So this is, can you see this? This is the sacrum. ये sacral bone है, आगे rectum push किया हुआ है, और we are working deep inside the pelvis. If it's working here. Okay, I'll show you something else. So we are viewing, ऊपर से हम देख रहे हैं हेड एंड इस तरफ है, और ये नीचे की तरफ ही रोबोटिक. ये रोबोट जो मूवमेंट कर रहा है वो एक्चुअली सर्जन कंसोल पर बैठ के मूवमेंट करते हैं,
और आप देख रहे हैं कि कितना क्लियर फील्ड है, कितना डीप विजन है। जैसे हमारी आंखें हमने बिल्कुल पेट के अंदर वहां डीपली डाल दी हैं, और किस तरह रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स राइट साइड घूम सकते हैं, लेफ्ट साइड घूम सकते हैं, और बहुत ही प्रिसाइज डिसेक्शन होता है। So for a lower rectum, this is an area. Just a moment. यहाँ मैं आपको एक ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है नीचे, यहाँ पर जहाँ मेरे कर्सर है, यहाँ मसल्स होते हैं जिसके कारण हम चूल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये पार्ट इन्वॉल्व होता है तो फिर परमानेंट कोलोस्टोमी होती है, और यहाँ पर क्लियरेंस में रोबोटिक ज्यादा काम आता है। So that was about robotic surgery. Dr. Amol, you were there. You have seen the robot working, and as a non-surgical person, how do you feel? Do you feel it's a good technology, or did it make you more comfortable because you are yourself a doctor? So you want an unbiased kind of thing. Yeah, I was throughout there in the surgery, and it was really I would say technological excellence at work. Obviously with the team in place, with you in command, with other doctors, but the technology was amazing. Actually, I had seen for the first time myself this type of robotic surgery live for 4 or 5 hours. And whatever I could understand, बहुत ही मतलब you were also very comfortable throughout the surgery, and you were also very happy about the progress of the surgery during the you were talking to me in between, and आप एक स्टूल पे बैठ के पेशेंट से दूर बैठ के सर्जरी कर रहे थे, और जब जब जरूरत पड़ती थी आप अपने और जयेश भाई और आप मिलके अंदर जाते थे सर्जिकल फील्ड में, बट दूर बैठे हुए मतलब व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज कि ये टेक्नोलॉजी हम अगर आगे एक्सपांड होती है तो डिस्टेंट सर्जरीज भी पॉसिबल होंगी, कि बाहर बैठे हुए भी आप रिमोट सेंटर पे भी सर्जरी कर पाएंगे, जहां हम हर बार रोबोट को शिफ्ट कर सर्जन के लिए जाना पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली कोविड एरा में दूर के एरिया में भी या छोटे एरियाज में भी पेशेंट्स को ये बेनिफिट दे पाएंगे अगर हम रोबोट को वहां पहुंचा सकते हैं तो। Right. So you made an interesting point that the technology is so good. It is about, see, if the surgeon is very comfortable, obviously the surgeon can do a very good surgery. और उसमें दो तीन चीजें important हैं. The vision, we get a 3D vision deep into the pelvis, which is magnified, which can be adjusted. There are so many adjustments there, which is very precise. There is motion censoring. So अगर मैं laparoscopic में क्या, अगर मैं इधर थोड़ा सा मूव करता हूँ तो there is a long stick attached to it instrument. वो मूवमेंट वहाँ मैग्निफाइड हो जाता है। तो अगर मेरे को बहुत थोड़ा सा मूवमेंट करना है तो मेरे को वो मूवमेंट और वो ट्रेमर्स कुछ ज्यादा नजर आ सकते हैं। रोबोटिक में the technology senses that movement, so the movement and everything becomes very steady. The camera vision is not with the assistant. Each instrument is with the surgeon. The camera is with the surgeon. It's a 3D vision and it's a magnified vision. So there are a lot of advantages why one would recommend for lower rectal cancer, especially robotic surgery. For others, we have to go case by case. I think we covered most of the issues today related to cancer. There is one more thing about screening, which I think I missed earlier. And I'll just give you for our audience, a small preview into that. So
So screening is about checkup of asymptomatic individuals. हमने देखा कि जिनको भी सिम्टम्स थे उनको स्टेज 2, 3 जैसे कैंसर्स थे, लेकिन जो अगर हम नॉर्मल हैं, हमारे पास कोई सिम्टम्स नहीं है, तो भी हमको कुछ टेस्ट कराने चाहिए। कब कराने चाहिए, किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए, कितनी बार करानी चाहिए, उसके डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। जनरली 50 साल की उम्र से ये शुरू किया जाता है। कुछ गाइडलाइंस ने पिछले साल इसको 45 साल की उम्र से शुरू करने के लिए कहा है फॉर नॉर्मल रिस्क इंडिविजुअल्स। इसमें 2 किस्म के ब्रॉडली टेस्ट हैं। स्टूल टेस्ट जो कि अलग अलग किस्म के होते हैं, ऑकल्ट ब्लड के लिए होते हैं, डीएनए के लिए होते हैं, और कुछ इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेस्ट हैं, और एंडोस्कोपी जैसा हमने पहले बात की, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करते हैं। सो दीज आर 2 ब्रॉड फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग। जनरली 45 to 50 इयर्स में शुरू कर देनी चाहिए, अनलेस देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ हेरिडिटरी कैंसर। तो जो यंगेस्ट फैमिली मेंबर है विद कैंसर, उससे 10 साल पहले शुरू करनी चाहिए। ये 10 साल का पीरियड इसलिए है बिकॉज आपको हमने पहले कहा कि नॉर्मल से कैंसर एकदम से नहीं हो जाता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, एडिनोमास होते हैं, फिर कैंसर होता है। सो इट इज बिलीव्ड कि दिस मे टेक 5 to 10 years. There are certain cancers where this transition from normal to cancer can occur faster, but generally it is believed that if you start 10 years earlier, you'll be able to detect these earlier changes which are not yet cancers, and therefore you can take precautions and prevent the cancer. So we talked about use of aspirin to prevent cancers in certain high risk familial cancers, and the second is detecting polyps and detecting families, individuals who are gene carriers. This happens in only about less than 10%, say about 5 to 10% of individuals, जिनमें हम ये सिनेरियो डिटेक्ट करके पहले से ही पूरा कोलोन निकाल सकते हैं, and before the cancer develops, you have dealt with it. So it is not about chemotherapy, radiotherapy in those patients. It is just a surgery where the organ at risk is removed, and they can be pretty sure that you will not get the cancer again. So that was about screening of cancer. It is best to discuss with your doctor. This can be done as part of the annual health checkup. Actually, it doesn't need to be done every year, except for the stool test, which can be done every year, which is a simple test. Colonoscopy हर एक साल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने एक बार कोलोनोस्कोपी कराई और नॉर्मल आया, तो फिर अगला कोलोनोस्कोपी उनको 10 साल के बाद ही कराना है, और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को थोड़ी जल्दी करानी पड़ेगी। So these are some of the important points I wanted to share with you on colorectal cancers. आप लोगों को अपने तरफ से इसमें कुछ ऐड करना हो तो please feel free to add. यश, आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मेरा जो भी मतलब जो कुछ भी क्वेश्चंस थे वो सब सारे कवर हो चुके हैं। तो सर मेरा एक्चुअली में मुझे ये जानना था कि अगर मेरे फादर को 40 या 41 के आसपास शायद उनको कैंसर हुआ था, तो मेरा 10 साल तो सर अभी शुरू होने जा रहा था ना सर, तो 30 या 35 के आसपास जब मैं पहुंचूंगा तब मुझे होगा, तो मेरा तो 20 इयर्स मेरा बढ़ गया सर, ऐसा मुझे लग रहा है शायद। Right. So that is one. The other is it can start at 20 years. आप जो APC जीन है आपका, उसमें हम स्क्रीनिंग 20 इयर्स में शुरू करते हैं, और 10 years earlier than the youngest member, whichever is earlier. तो आपका स्क्रीनिंग एक्चुअली 20 इयर्स में शुरू होना चाहिए। जी डेफिनेटली। सुनीत भाई, any messages? Unmute phone microphone. One thing I observed is the exercise you do, and specifically pranayam, that I have been doing
just after the surgery, certain pranayams like deep breathing, etc. It can be done during the surgery or during the surgery, after the surgery also. But as soon as I got the permission from the doctors to do all the pranayams, I have been doing all the pranayams very regularly. At least before this COVID-19, the pranayam culture it rather raised up. But in my case, I have experienced, and I would always suggest to go for deep breathing exercises and pranayams. That has helped me to remain healthy and do my regular routine at the age of 80 also. Thank you. That's great. What kind of diet do you take? Are you on a restricted diet? आपको family जो खाती है वो नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है, आप बाहर जाना बंद कर दिया गया है? Being in the joint family, you have to compromise a lot. So quality-wise, perhaps it becomes difficult to compromise, but quantity-wise, I am compromising, and I haven't faced any acute problem afterwards. So, you would recommend that one should try and live a normal life, not absolutely normal life. Absolutely normal life. And you are saying due this to aging problem, I stopped driving. Otherwise, I used to go outstation up to last year, up to my age of 78 years. I used to drive on the highways also. Right. So that is an important message, Sunit Bhai, for the society, because we have seen that the family puts a lot of restrictions on patients who have recovered or undergone a cancer treatment. कि आप ये नहीं खा सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप घर का काम नहीं करो, आप रसोई नहीं करो अगर आप फीमेल हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं. Dr. Amol, you would like to give any message? Yeah, I agree with Sunit Bhai that you have to stay positive and do your exercise regularly, start living a normal life even after diagnosis of cancer as early as possible. एक ही चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है जो मेरे फादर ने थोड़ा सा इग्नोर किया या उसको डिले किया, अगर कोई भी सिम्टम है जो परेशान कर रहा है तो उसको डिटेल में एनालिसिस करवा के उसको डायग्नोज कर देना चाहिए. और आई थिंक अर्ली ट्रीटमेंट इज द की टू early diagnosis and treatment is the key to any disease, whether it is cancer or whether it's heart disease. So अगर कोई सिम्टम परेशान कर रहा है तो डर से उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको डायग्नोज कर देना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है अगर यही चीज 1 साल पहले शायद डायग्नोज हो जाती, उनको परेशानी तो थी कुछ ना कुछ, पर वो डर बैठा हुआ था, इसलिए वो अपने आप को वो डायग्नोसिस से दूर भाग रहे थे, नहीं अभी नहीं करवाना है. मेरा यही मैसेज है कि अगर कोई सिम्टम परेशान कर रहा है तो उसको प्लीज चेक करके उसको डायग्नोज कर दीजिए और ट्रीट करवाइए. थैंक यू. आई वुड लाइक टू ऐड कि आपने बताया था कि एनीमिया, हमने एनीमिया के बारे में डिस्कशन भी किया, कुछ एग्जांपल्स भी दिए. सो अ जनरल डिक्टम इज इफ एन एडल्ट मेल, अगर आपके बैंक मैनेजर हैं, 40 साल की उम्र है उनकी और उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और कोई ऑब्वियस कारण नहीं दिख रहा है वो ब्लड लॉस होने का, so that person needs a maid, because maids do not lose blood in any other way. So it is very important that such patients should be investigated for blood loss from the gut. It may be from the stomach, it may be from the large intestine, and many a times you will find that they are actually the cause is a colorectal cancer. So there are actually the NICE guidelines have studied this and found that if the hemoglobin is less than say 10 in an adult male beyond 50 years of age, then you have to think of the probability of colorectal cancer as one of the important causes. Any other questions or comments? No, sir. Okay, we close this session then today. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.